बीरबल और 4 सवालों वाला मुकदमा। दरबार की सुबह आम दिनों से थोड़ी अलग थी। अकबर बादशाह कुर्सी पर बैठे बैठे गिलहरी की तरह बेचैन थे। दाढ़ी खुजा रहे थे, फिर कान के पीछे उंगली फिराते, फिर टेबल पर उंगलियां तबला बजाने की तरह ठकठकाते। सब दरबारी हैरान थे, ऐसा बेचैन बादशाह उन्होंने कम ही देखा था। कुछ तो गड़बड़ है, राजा टोडरमल ने धीरे से बीरबल से कहा। हाँ, या तो बादशाह सलामत का तकिया धुल गया है, या फिर किसी ने उन्हें बिना नमक की खिचड़ी खिला दी है, बीरबल ने हौले से जवाब दिया। तभी अकबर ने एक लंबी सांस ली और कहा, बीरबल, एक बहुत ही अजीब मुकदमा आया है हमारे पास, और तुम्हारी जरूरत है। हुक्म दीजिए हुजूर, बीरबल ने झुककर कहा। बैरमपुर से एक आदमी आया है, मुकदमा लाया है, जिसमें 4 सवाल हैं, और चारों का जवाब एक साथ चाहिए। एक साथ बीरबल की भौहें उठीं। हाँ, और चारों सवाल इतने अजीब हैं कि हमारे सारे वकील सिर खुजा रहे हैं। तुम ही देखो इस केस को। अकबर ने इशारा किया। 2 सिपाही एक पतले दुबले आदमी को अंदर लाए। उसकी मूछें इतनी लंबी थीं कि अगर चाहें तो उन पर कपड़े सुखाए जा सकते थे। नाम? बीरबल ने पूछा। मेरा नाम है गंगाराम गुफ्ती। गुफ्ती? बीरबल मुस्कराए, अजीब नाम है। बचपन में गलती से मुंह में गोभी फंसी थी, तब से गुफ्ती कहलाता हूं। दरबार में हंसी की धीमी लहर दौड़ गई। तो गंगाराम गुफ्ती जी, आपके सवाल क्या हैं? बीरबल ने पूछा। गंगाराम ने एक पुराना थैला खोला, उसमें से एक चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगा। हुजूर, मेरे 4 सवाल हैं। 1. कोई मुझे बताए कि मेरे घर की छत पर हर बुधवार को एक बकरा क्यों बैठता है। 2. जब मैं मुसीबत में होता हूँ, मेरी चप्पलें अपने आप उल्टी कैसे हो जाती हैं। 3. मेरी दादी, जो अब नहीं रहीं, वो हर सपने में मुझे मूली क्यों फेंकती हैं। 4. और सबसे बड़ा सवाल, जब मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी नाक में खुजली क्यों होती है। पूरे दरबार में अब हंसी नहीं, हैरानी फैल चुकी थी। बीरबल ने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा और बोला, ये मुकदमा नहीं, पहेलियों का जखीरा है। अकबर बोले, तुम्हारे जिम्मे है अब यह 4 सवालों वाला मुकदमा। इसका फैसला 7 दिन में चाहिए। पहला दिन बकरा और बुधवार। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। वो गंगाराम के घर पहुंचे। छत पर चढ़े तो वहां कोई बकरा नहीं था। उन्होंने छत पर नमक छिड़का, पानी डाला और एक कोना गीला छोड़ दिया। फिर नीचे आए। बुधवार को सुबह जैसे ही बीरबल पहुंचे, देखा वही बकरा एक कोने में बैठा है, गीले हिस्से में नहीं। बीरबल ने तुरंत नीचे जाकर गंगाराम से पूछा, तुम हर मंगलवार को क्या करते हो। गंगाराम बोला, मैं मंगलवार को बकरे के मांस का कढ़ी चावल खाता हूँ। बकरे की हड्डियां छत पर फेंकते हो। हाँ, वहीं तो सूखती हैं। बीरबल हंसे, बुधवार को उसका कोई रिश्तेदार उन्हें श्रद्धांजलि देने आता है, और बैठता वहीं है जहां हड्डियां नहीं होती, क्योंकि वहां बदबू नहीं होती। गंगाराम चौंका, मतलब बकरा श्रद्धांजलि देने आता है या बदबू से बचने, लेकिन तुम्हारी आदतों की वजह से आता है, ये तय है। दूसरा दिन चप्पलें और मुसीबत। बीरबल ने गंगाराम को एक नकली खतरे में डाला। एक आदमी को भेष बदलकर भेजा गया, जिसने गंगाराम को धमकाया कि वो उसका पुराना कर्जदार है। जैसे ही गंगाराम भागने लगा, उसकी चप्पलें उल्टी हो गईं। बीरबल ने गौर किया, चप्पलें बहुत पुरानी थीं, उनकी एड़ियां घिसी हुई थीं और तले में फिसलन थी। उन्होंने गंगाराम से कहा, तुम डरते हो तो दौड़ते हो। दौड़ते वक्त पांव जमीन से टकराते हैं और चप्पलें जो पुरानी हैं, वो उलट जाती हैं। गंगाराम बोला, तो इसका मतलब मैं डरपोक हूं।
नहीं, तुम्हारी चप्पलें बुजुर्ग हैं, अब वो भी मुसीबत में पड़ जाती हैं। तीसरा दिन सपनों में मूलीबाजी। बीरबल ने अब गंगाराम से पूछा, तुम्हारी दादी कैसी थीं? कठोर। जब मैं झूठ बोलता था तो मूली से मारती थीं। मरने के बाद उनका कोई सामान तुम्हारे पास है? हाँ, उनकी लकड़ी की मूली पूजा घर में रखी है। बीरबल गए, देखा कि लकड़ी की मूली अब भी पूजा घर में थी, उसकी नोक टूटी हुई थी। गंगाराम ने बताया कि वो कभी कभी मूली से पूजा करता है, लेकिन अक्सर उसे जमीन पर पटक देता है। बीरबल ने कहा, तुम्हारी दादी की आत्मा नहीं आ रही, पर तुम्हारा अपराध बोध जरूर सपने में मूली फेंकता है। गंगाराम ने पहली बार माथे पर पसीना महसूस किया। चौथा दिन नाक की खुजली। बीरबल ने कुछ मजेदार प्रयोग किए। उन्होंने गंगाराम को झूठ बोलने को कहा। कहो, मैंने आज शेर को चूमा। गंगाराम बोला, मैंने आज शेर को चूमा। तुरंत उसकी नाक खुजली। बीरबल बोले, मुझे लगता है ये मानसिक संकेत है। जब भी तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें डर लगता है पकड़े जाने का, और तुम्हारी चिंता नाक में खुजली बन जाती है। गंगाराम बोला, तो क्या मेरी नाक मेरी सच्चाई की चौकीदार है, और तुम हो झूठ का चौकीदार? दोनों एक दूसरे को नहीं सह पाते। सातवां दिन दरबार में फैसला। पूरा दरबार उत्सुक था। 4 सवाल और अब जवाब। बीरबल ने सब दरबारियों और बादशाह के सामने चारों सवालों के उत्तर ऐसे अंदाज में दिए कि सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो इन सवालों को भी मनोरंजन बना दिया। गंगाराम ने कहा, हुजूर, मेरे 4 सवाल तो हल हो गए, पर अब मैं एक और सवाल लाया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। गंगाराम ने जेब से एक पर्चा निकाला। यह सवाल 5वां है, और इससे जुड़े हैं 5 और लोग जिनका दावा है कि मेरी बात झूठ थी, लेकिन उनकी भी नाक में खुजली होती है जब वो मुझे सुनते हैं। अकबर बोले, ये क्या चक्कर है? गंगाराम बोला, अब मुकदमा उनका है, मैं तो बस गवाह हूं। बीरबल मुस्कुराए, अब तो दरबार में नाक खुजलाने वालों की भीड़ लगने वाली है। बीरबल और खुजली का सम्राट। दरबार में गंगाराम गुफ्ती के 5वां सवाल उछालने के बाद माहौल एकदम बदल गया था। हर तरफ हलचल थी, और उससे ज्यादा हर किसी की नाक पर ध्यान था, कौन खुजला रहा है और कौन नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, गंगाराम, तुम्हारे सवाल तो स्याही से नहीं, मिर्च से लिखे हैं। लगता है अब ये मामला और गहरा होने वाला है। गंगाराम ने धीरे से कहा, हुजूर, वो 5 लोग दरबार में ही हैं। बीरबल ने मुस्कराकर पूछा, नाम बताओ। गंगाराम ने अपनी जेब से एक पुरानी मोड़ी हुई चिट निकाली और नाम पढ़ने लगा। मंत्री बख्तावर लाल, खजांची धुंधुपत, दरबारी काव्यबोध शर्मा, रसोइया हमीमुल्ला और आखिरी नाम दरबारी कवि चंद्रभानु कंठफांस। बीरबल के कान खड़े हो गए। इन 5 की नाकों में खुजली कब होती है? उन्होंने पूछा। जब मैं उन्हें कोई सवाल पूछता हूं जिससे उन्हें जवाब देना पड़े, और अगर जवाब झूठ है तो उनकी नाक में खुजली होने लगती है। तुम ये कैसे जानते हो? अकबर ने पूछा। क्योंकि मैंने इन 5 से एक एक सवाल पहले ही पूछे थे, और सबने झूठ बोलते हुए अपनी नाक खुजलाई थी। मैंने सब पर नजर रखी है, दरबार के बाहर। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, 5 को सामने लाया गया। मंत्री बख्तावर लाल सामने आए, नाक पर हाथ बार बार जाने से पहले ही दबा रहे थे। बीरबल ने कहा, हमें एक परीक्षण करना होगा। अब दरबार न केवल न्यायालय बनेगा बल्कि प्रयोगशाला भी। अकबर बोले, जैसा तुम चाहो बीरबल।
परीक्षण की शुरुआत। बीरबल ने एक बड़ी सी तख्ती पर 5 सवाल लिखवाए, एक एक हर व्यक्ति के लिए। एक, बख्तावर लाल से पूछा गया, क्या आपने पिछले सप्ताह राजकोष से एक अशर्फी भी कम नहीं ली? 2, खजांची धुंधुपत से, क्या आप हर एक सिक्के का हिसाब बादशाह को देते हैं? 3, काव्यबोध शर्मा से, क्या आपने कभी शायरों की प्रतियोगिता में किसी को जानबूझकर हरवाया है? 4, रसोइया हमीमुल्ला से, क्या आपने कभी बादशाह के खाने में नमक जानबूझकर ज्यादा डाला? 5, चंद्रभानु कंठफास से, क्या आपने अपनी किसी कविता में बीरबल की नकल उड़ाई है? बीरबल ने एक मजेदार तरकीब निकाली। 5 को नकाब पहनने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी नाकों पर एक बारीक सूत की डोरी लटकाई गई। डोरी के नीचे घंटी बंधी थी। जैसे ही कोई नाक खुजलाए, घंटी हिलेगी। सभी दरबारी हंसी रोकते हुए देख रहे थे। अब एक एक व्यक्ति को बुलाया गया और सवाल पूछा गया। बख्तावर लाल, मैंने एक अशर्फी भी नहीं ली। टिन टिन। खजांची धुंधुपत, मैं हर सिक्के का हिसाब देता हूं। टिन टिन। काव्यबोध शर्मा, मैं निष्पक्ष हूं। टिन। हमीमुल्ला, नमक तो मेरे हाथों की पहचान है, कभी ज्यादा नहीं हुआ। टिन टिन टिन। चंद्रभानु, बीरबल पर कविता? मैं कभी नहीं। टिन। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, हुजूर, लगता है ये 5 झूठ बोलने में माहिर हैं और उनकी नाकें इन्हें दगा दे देती हैं। अकबर बोले, लेकिन ये कोई अपराध नहीं। नकल, कविता, नमक, ये तो छोटी बातें हैं। बीरबल मुस्कुराए, सिर्फ दिखने में छोटी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें दरबार के अनुशासन को बिगाड़ सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, झूठ बोलना। अगर अब ये स्वीकार करें और भविष्य में ऐसा न करें तो क्षमा योग्य हैं। गंगाराम ने कहा, मगर हुजूर, इनका झूठ सिर्फ जवाब में नहीं, काम में भी झलकता है। अकबर ने अब चौंकते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मंत्री जी ने एक योजना में किसानों की जमीन से छेड़छाड़ की है। खजांची ने 2 जगह सोने की माप में गड़बड़ी की है। कवियों की प्रतियोगिता फिक्स हुई थी। हमीमुल्ला को तो खुद खाना बनाना आता ही नहीं, वो तो रसोइयों से बनवाकर पेश करता है। और चंद्रभानु ने बीरबल पर जो कविता लिखी है, वो आज पूरे बैरमपुर में मजाक बन चुकी है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, क्या इन आरोपों के लिए कोई प्रमाण है? गंगाराम ने एक छोटा बक्सा निकाला, जिसमें दस्तावेज थे, गवाहों के बयान और चंद्रभानु की कविता की प्रति। अकबर ने धीरे से कहा, गंगाराम गुफ्ती, तुम तो असली जांच अधिकारी निकले। तुमने ये सब कैसे किया? मैं बादशाह का प्रजा हूं, पर मेरी नाक सिर्फ खुजलाने के लिए नहीं बनी, मैं सूंघता भी हूं सच्चाई को। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर गंगाराम को आज खुजली का सम्राट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसने केवल नाक से झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अकबर ने 5 को सजा नहीं दी, लेकिन उन्हें उनके पदों से 1 महीने के लिए हटा दिया और गंगाराम को दरबार का विशेष जांच अधिकारी बना दिया। गंगाराम ने नाक को छूकर सलाम किया और कहा, हुजूर, मैं काम में ईमानदार रहूंगा, लेकिन मूली फेंकने वाली दादी से छुटकारा दिला दीजिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तब तो पूजा घर से वो लकड़ी की मूली हटानी होगी। गंगाराम बोला, मगर वो तो अब मेरी पहचान बन गई है। दरबार में फिर ठहाके गूंजे। मगर तभी एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया। हुजूर, दरबार के बाहर एक और आदमी आया है, कहता है उसकी भी नाक खुजती है, लेकिन जब वो सच बोलता है। बीरबल और अकबर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर बोले, अब ये नया मुकदमा किस खुजली का है? बीरबल बोले, शायद सच बोलने वाले झूठे की वापसी।
सिपाही के ऐलान के साथ दरबार में फिर से कौतूहल छा गया। एक और आदमी आया है जिसकी नाक तब खुजती है जब वो सच बोलता है। अकबर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अब ये नया तमाशा शुरू हो गया। बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, हुजूर, शायद ये तमाशा नहीं, समझ का अगला मोड़ है। वह आदमी दरबार में लाया गया, दुबला-पतला, पसीने से भीगा चेहरा और सबसे विशेष नाक पर बार बार जाती उंगलियां। वो आते ही बोला, हुजूर, मैं जितना सच्चा हूं उतना ही मेरी नाक बेकाबू। बीरबल मुस्कराए, नाम क्या है? सत्यसेन बखानिया। बखानिया? बीरबल ने आंखें तरेरी, तुम तो नाम से ही खुद की तारीफ करते लगते हो। सत्यसेन बोला, सच बोलने की कोशिश करूं तो नाक खुजती है, झूठ बोलूं तो नाक शांति से रहती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं झूठा हूं, जबकि मैं एकदम सत्यवादी हूं। गंगाराम, जो अब दरबार का विशेष जांच अधिकारी बन चुका था, बीच में बोला, हुजूर, ये उल्टा केस है, लेकिन बेहद दिलचस्प। बीरबल ने चुटकी ली, यानी अब दरबार में सत्यसेन खुजलीधारी का मुकदमा चलेगा। सब दरबारी हंसी नहीं रोक सके, लेकिन बीरबल ने अब गंभीर मुद्रा अपनाई। उन्होंने सत्यसेन से कहा, मैं तुम्हें कुछ बातें कहने के लिए कहूंगा, सच बोलना, और अगर तुम्हारी नाक खुजती है तो बताना। बीरबल ने कहा, तुम्हारा नाम सत्यसेन नहीं, झूठी लाल है। सत्यसेन चुप। नाक नहीं खुजली। बीरबल, तुम कभी चोरी नहीं करते। नाक खर्र खर्र खुजाई गई। बीरबल, तुम अपनी पत्नी से रोज झूठ बोलते हो। नाक शांत। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, इस आदमी की नाक सच के प्रति एलर्जी से ग्रस्त है। अकबर हंसे। बीरबल, तो फिर इसका क्या करें? बीरबल ने गंगाराम की ओर देखा और बोले, इसका इलाज है, और वो इलाज न नाक में है, न दिमाग में, बल्कि दिल में। सत्यसेन को सजा मत दीजिए, उसे ईमानदारी से एक काम दीजिए जहां उसे सच और झूठ दोनों का सामना करना पड़े, ताकि वो खुद में संतुलन सीख सके। अकबर बोले, क्या काम हो सकता है? बीरबल मुस्कराए, उसे दरबार का सत्यापन सहायक बना दीजिए। हर दस्तावेज, हर निवेदन, हर शिकायत सत्यसेन पहले देखेगा, पर बिना बोले। वो सिर्फ अपनी नाक खुजाने या न खुजाने से संकेत देगा। दरबार में एक ठहाका और गूंजा, पर इस बार उसके पीछे चतुराई की ध्वनि थी। अकबर ने सर हिलाया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो मिर्ची की तरह है, जलाती भी है और चखने वाले को मजा भी देती है। गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, अब दरबार में एक नाक वाला सच्चा और एक नाक वाला झूठा दोनों मौजूद रहेंगे। सच्चाई अब कहीं नहीं छुप सकेगी। बीरबल धीरे से बोले, जब तक नाकों में ईमानदारी की खुजली और शर्म की जलन बाकी है, झूठी बातें टिक नहीं सकती। अकबर बोले, दरबार को आज दो अनोखे अधिकारी मिले हैं, एक जो झूठ को सूंघता है और दूसरा जो सच से चिढ़ता है। और दोनों की कमान संभाली है बीरबल ने। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, एक नाक से गंध आती है और दूसरी से सच्चाई। लेकिन अगर नेतृत्व आंखों में हो तो ये दोनों ही आंख मूंद कर न्याय कर सकते हैं। दरबार तालियों और हंसी के साथ गूंज उठा। और तभी बाहर से कोई चिल्लाया, हुजूर, राजमहल के पिछवाड़े एक आदमी बैठा है। कहता है उसकी नाक नहीं है, इसलिए वो सच्चा और झूठा दोनों है। अकबर ने चौंककर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने लंबी सांस ली, मुस्कराए और बोले, लगता है अब नाकविहीन न्याय का मुकदमा आने वाला है, हुजूर। अकबर और दरबार हंसी से लोटपोट हो गए। अगली कहानी, बीरबल और खिचड़ी में गिरे हुए कान। एक ठंडी सुबह जब आगरा के शाही रसोई घर से खिचड़ी की महक बादशाह के कमरे तक पहुंच रही थी,
तभी महल के मुख्य रसोइये हमीदुल्ला ने दरबार में घबराकर प्रवेश किया। उसकी टोपी तिरछी, दाढ़ी में खिचड़ी के दाने अटके हुए थे और चेहरा ऐसे फूला हुआ था मानो उसने खिचड़ी में मिर्च की जगह बम डाल दिया हो। हुजूर, इस बार तो आफत हो गई। बादशाह अकबर ने जम्हाई लेते हुए पूछा, कौन सी आफत? खिचड़ी जल गई या तुम खुद गल गए? हमीदुल्ला ने कांपते हुए कहा, हुजूर, शाही खिचड़ी में कोई कान गिर गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कान? बीरबल ने भौहें उठाईं। जी, इंसानी कान। कुछ दरबारी तो कुर्सी से ही उठ खड़े हुए, कुछ ने अपने अपने कान टटोलने शुरू कर दिए। अकबर बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? किसी ने शाही खिचड़ी में अपना कान उबाल दिया। हमीदुल्ला हकला गया, हुजूर, हमें तो बस खिचड़ी में कुछ अजीब मिला, और जब बाहर निकाला तो वो कान जैसा ही लग रहा था। बीरबल ने कहा, खाना लाया जाए। अब फैसला स्वाद और सबूत दोनों से होगा। साजिश की महक। रसोइया खिचड़ी का वह बर्तन लेकर आया जिसमें अब तक सबूत के रूप में कान तैर रहा था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। वह कान जैसा दिखता जरूर था, गुलाबी, थोड़ी सी खाल जैसी बनावट और हल्का सा चिकनापन। बीरबल ने एक चुटकी खिचड़ी निकाली, सूंघा, चखा और मुस्कराए, खिचड़ी ठीक है, पर ये कान थोड़ा अजीब है। अकबर ने पूछा, क्या यह असली कान है? बीरबल बोले, शायद नहीं, लेकिन ये सवाल अब कान कान में फैल जाएगा। इसी बीच दरबारी कवि चंद्रभानु कंठफास बोला, ये तो भयंकर अपराध है। हो न हो ये किसी की साजिश है। खिचड़ी में कान, रसोई में जान और दरबार में अपमान। बीरबल ने हाथ उठाया, एक साजिश हो सकती है, लेकिन यह पता करना जरूरी है कि कान किसका है और यह किसने डाला। नक्कालों का नकाब। बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के सभी रसोइयों, खाद्य सेवकों और उस दिन की ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मचारियों की जांच हो। हर किसी के दोनों कान ठीक से देखे जाएंगे, उन्होंने कहा। पूरा महल जैसे कानों की प्रदर्शनी बन गया था। जो भी आता अपने दोनों कान दिखाता। कोई चुटकुले बनाता, कोई डर के मारे कांपता। एक दरबारी तो ऐसा भी निकला जिसने नकली कान लगाए हुए थे, सिर्फ इसलिए कि उसके असली कान बहुत छोटे थे और उसे शर्म आती थी। गंगाराम गुफ्ती, जो पिछले मुकदमों में अपनी नाक की खुजली से चर्चित हो चुके थे, दरबार में हंसते हुए बोले, हुजूर, कानों की दुनिया बड़ी अजीब है। कोई सुनने से डरता है, कोई सुनने के बाद भी अनसुना करता है। खुलती परतें। जब रसोइयों की जांच हुई, एक नया नाम सामने आया, रफीकुल, एक नया प्रशिक्षु जो हाल ही में भर्ती हुआ था। जब उसे पेश किया गया, वह घबराया हुआ था, उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। बीरबल ने पूछा, खाना पकाना आता है? जी आता है, थोड़ा बहुत, लेकिन आज मैं खिचड़ी के पास नहीं गया। बीरबल मुस्कराए, तो तुम जानते हो खिचड़ी में क्या था? रफीकुल कांप गया, वो मैंने किसी को कुछ डालते देखा था। बीरबल ने तुरंत कहा, किसे? एक आदमी था, लंबा, सफेद पगड़ी वाला। मैं चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसने कुछ डाला और भाग गया। बीरबल ने आदेश दिया, महल के पिछले दरवाजे पर जो भी आया हो उस दिन उसकी सूची मंगाई जाए। सूची आई और एक नाम ने सबका ध्यान खींचा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मसाले का व्यापारी। बीरबल ने भौहें चढ़ाई, मुल्ला यहाँ क्या कर रहा था? बीज बोया गया मजाक या मचा दी गई साजिश? मुल्ला को बुलवाया गया। वो मजे से दाखिल हुआ और बिना पूछे खिचड़ी की कटोरी उठाकर बोला, क्या शाही खिचड़ी है? जरा मिर्च कम है,
लेकिन कान की बनावट शानदार है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन अकबर ने गंभीरता से पूछा, मुल्ला, क्या ये तुम्हारा किया हुआ मजाक है? मुल्ला बोला, हुजूर, मैंने खिचड़ी में कुछ नहीं डाला, पर मुझे ये जरूर पता है कि ये कान असली नहीं, केकड़ा है, समुद्री खाना। उसकी बनावट कान जैसी होती है। बीरबल ने तुरंत रसोइये की ओर देखा। हमीदुल्लाह, क्या तुम्हें किसी ने नया मसाला या सामग्री दी थी? हमीदुल्लाह हक्का बक्का रह गया। जी, कल ही एक व्यक्ति ने मुझे एक पैकेट में खास समुद्री चटनी दी थी। बोला, शाही स्वाद के लिए है। बीरबल ने कटोरी से कानुमा टुकड़ा निकाला और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। अंदर से हल्का गुलाबी रंग और झिल्ली जैसी परतें। ये कान नहीं है, ये एक खास समुद्री केकड़ा है जिसे पश्चिमी समुद्र से लाया जाता है। इसका नाम ही है ईयर क्रैब, क्योंकि ये कान जैसा दिखता है। लेकिन अब असली सवाल, अगर ये मजाक नहीं तो इसका मकसद क्या था? बीरबल ने खुद से पूछा। उसी समय गुप्तचर विभाग से संदेश आया, शाही खजाने के एक दस्तावेज की चोरी हुई है और वो दस्तावेज उसी दिन के रसोईघर के पास से गायब हुआ था। बीरबल ने गहरी सांस ली। खिचड़ी में सिर्फ केकड़ा नहीं डाला गया था, किसी ने सबका ध्यान भटकाने के लिए ये कान डाला ताकि असली चोरी हो सके। अकबर ने पूछा, मतलब शाही दस्तावेज चोरी के लिए खिचड़ी का इस्तेमाल हुआ? बीरबल बोले, और हो न हो, उस व्यक्ति का नाम इस दरबार में मौजूद सूची में छिपा है। और यहीं खत्म होता है पहला भाग इस मजेदार और रहस्यमय घटना का। बीरबल और चोरी हुआ खजाने का नक्शा। दरबार में सन्नाटा पसरा था। हर चेहरा किसी न किसी सोच में डूबा हुआ था, कोई हैरान, कोई परेशान, और बीरबल, वो अपनी वही मशहूर मुस्कान के साथ दीवार की तरफ देख रहे थे, मानो वहां कोई अदृश्य उत्तर टंगा हो। बादशाह अकबर ने उंगलियों से मेज थपथपाते हुए पूछा, बीरबल, अगर वो कान केकड़ा था और वह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए डाला गया था, तो असली मकसद क्या था? बीरबल ने गहरी सांस ली। हुजूर, मकसद था चोरी। उस दिन शाही खजाने के दस्तावेज का गायब होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, और कोई साधारण चोर इतना होशियार नहीं हो सकता कि दरबार के ध्यान को स्वाद और शक की तरफ मोड़ दे। क्या तुम्हारे पास कोई नाम है? अकबर ने पूछा। नहीं, अभी नहीं, बीरबल बोले, पर जो नाम है वो महल में ही घूम रहा है। बीरबल ने उसी क्षण महल के दरबानों और रसोई कर्मचारियों को दोबारा इकट्ठा करने का आदेश दिया। इस बार उनके पास एक तरकीब थी। उन्होंने सबको एक एक कटोरी खिचड़ी दी, बिल्कुल वही खिचड़ी जिसमें कानुमा केकड़ा था, और कहा, जिसने उस दिन खिचड़ी बनाई थी या उसमें कुछ मिलाया था, उसे इसका स्वाद पहले से पता होगा। बीरबल ने सबके चेहरे देखे, हर एक का पहला चम्मच मुंह तक ले जाने का तरीका, नजरों की हरकत और खाने के बाद का चेहरा। एक आदमी, वही नया प्रशिक्षु रफीकुल, उसने चम्मच मुंह तक ले जाने से पहले ही थूक निगल लिया। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना उभर आया। बीरबल मुस्कराए। रफीकुल, खिचड़ी का स्वाद अच्छा है ना? रफीकुल कांपते स्वर में बोला, हाँ। पर तुमने तो कहा था कि तुम खिचड़ी के पास नहीं गए थे, तो फिर इसका स्वाद कैसे जानते हो? रफीकुल फंस चुका था। वह चुप हो गया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, यह आदमी केवल झूठ बोलने में नहीं, योजना बनाने में भी तेज है। इसे ही समुद्री केकड़ा मिला था, इसे ही उस अजनबी से विशेष सामग्री मिली थी, और उसी ने दस्तावेज गायब करने की योजना रची थी। पर बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या कोई और इस योजना में शामिल था? जी, बीरबल बोले, इसका साथ एक बाहरी व्यापारी ने दिया, जिसने दस्तावेज चुराकर रफीकुल को सौंपे, और फिर वो दस्तावेज एक नकली मसाले की बोरी में छिपाकर महल से बाहर ले जाया गया। और वो व्यापारी? अकबर ने पूछा।
वह अभी महल से बाहर नहीं गया है। बीरबल बोले, मैंने गुप्तचरों को पहले ही भेज दिया था कि सभी बाहरी व्यापारियों की तलाशी ली जाए, और उन्होंने एक संदेशवाहक को बुलाया। अब तक वो जरूर पकड़ा जा चुका होगा। कुछ ही देर में दो सिपाही एक व्यापारी को घसीटते हुए लाए। उसकी पगड़ी खुली हुई और कपड़ों में मसाले बिखरे हुए। यह रहा वो व्यापारी जिसने चोरी का खेल खेला। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर से बता दिया कि तुम्हारी अक्ल किसी शाही खजाने से कम नहीं। लेकिन बीरबल की आंखों में अब भी कुछ अधूरा था। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, इस चोरी से यह सिद्ध हुआ है कि महल की सुरक्षा में अब तक जो सबसे कमजोर कड़ी है वह भोजन है, जहां हर कोई आसानी से आ जा सकता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया, बात सही है। अब शाही रसोई में भी दरबारी निगरानी रखी जाएगी। और फिर बीरबल ने कुछ अनोखा किया। उन्होंने उसी नकली कान को, यानी केकड़े के टुकड़े को, एक शीशे के डिब्बे में बंद करवाया और शाही पुस्तकालय में रखने का आदेश दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले कि एक दिन एक कान जैसे दिखने वाले समुद्री जीव ने महल की चुप्पी में साजिश की आवाज भर दी थी। अगले दिन सुबह जब बीरबल अपने बाग में बैठे आम खा रहे थे, मुल्ला नसीरुद्दीन हंसता हुआ आया। बीरबल, तुमने कान को केकड़ा बना दिया, चोर को पकड़ा दिया और दस्तावेज भी ढूंढ लिया, लेकिन एक सवाल रह गया। क्या? बीरबल ने पूछा। मुल्ला बोला, अगर वो कान सच में कान होता तो क्या होता? बीरबल हंसे, तो फिर सबसे पहले तुम्हारा कान जांच में जाता, क्योंकि शक हमेशा सबसे शातिर पर जाता है। मुल्ला सिर पकड़कर बैठ गया और बीरबल एक और आम की गुठली चूसते हुए बोले, मुल्ला, दरबार में आम और कान दोनों को सोच समझकर चबाना पड़ता है। दरबार की सबसे विचित्र चोरी को बीरबल ने जिस सूझबूझ और बिना तलवार चलाए हल किया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां तलवारें रुक जाती हैं वहां बीरबल की अक्ल शुरू होती है। अगली कहानी। बीरबल और ठहाकों में गुम हुआ बही खाता। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। हर दरबारी अपनी मूंछों को ताव देकर खुद को ज्यादा ज्ञानी दिखाने की कोशिश कर रहा था। कोई शेर सुनाने आया था तो कोई शेर से डरकर घर भागा था। उसी समय शाही मुनीम हुसैन दफ्तर से हांफता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और माथे पर पसीने की धाराएं बह रही थीं, मानो किसी ने शाही खजाने को गुलगुले समझकर खा लिया हो। हुजूर, हम लुट गए, उसने चीखते हुए कहा। अकबर ने सीधा सवाल किया, क्या खजाना चोरी हो गया? हुसैन बोला, नहीं हुजूर, खजाना नहीं, उसका बही खाता चोरी हो गया है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। बही खाता? बीरबल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा मतलब है हिसाब किताब की वो मोटी पोथी जिसमें हर दिन की आमद खर्च दर्ज होती है? जी हाँ, हुसैन हाफते हुए बोला, और सबसे अजीब बात यह है कि जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन सिर्फ 5 लोग उस कमरे में गए थे, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। अकबर ने कहा, तो क्या वो बही खाता अपने आप उड़ गया? बीरबल मुस्कराया, अगर उड़ गया तो जरूर उसकी पीठ पर थे, और वो पर किसी इंसान के थे। बही खाते की अदृश्य उड़ान। बीरबल ने सबसे पहले उन 5 लोगों को दरबार में बुलवाया जो उस दिन उस कमरे में गए थे। एक झुमका खा खजांची सहायक जो गहनों की गिनती में माहिर था। 2 काला राम मस्खरा जिसे हर बात में मजाक सूझता था। 3 गंगाराम गुफ्ती शाही दीवारों के रंगरोगन का अधिकारी। 4 महरम अली शाही साज सज्जा वाला, फूल सजाने में पारंगत। 5 बनारसी लाल दरबारी कवि जिनकी कविताएं सुनकर लोग रोने लगते थे, दुहक से नहीं बोरियत से। बीरबल ने सबकी ओर देखा और पूछा, बताओ तुम उस दिन उस कमरे में क्यों गए थे?
झुमका खा बोला, मैं खजाने का चांदी वाला कड़ाहा लेने गया था। हिसाब के लिए। काला राम बोला, मैं गया था हंसी लुटाने। मेरा मतलब है। हुजूर को नया जोक सुनाने जा रहा था और रास्ता भटक गया। गंगाराम बोला, मैं दीवार के कोने नाप रहा था। लग रहा था कि कमरे का रंग थोड़ा फिका हो गया है। महरम अली बोला, मैं फूलों का डिब्बा खोज रहा था। किसी ने बताया था कि वहीं रखा है। बनारसी लाल बोला, मैं कविता सुनाने की रिहर्सल कर रहा था। कमरे की गूंज में मुझे अपनी आवाज मधुर लगती है। बीरबल मुस्कराया, 5 लोग, 5 बहाने और एक बही खाता जो अब किसी की जेब में बैठा आराम कर रहा है। बही खाता और ठहाके। बीरबल ने एक प्रयोग की योजना बनाई। उन्होंने एक नकली बही खाता बनवाया, बिल्कुल असली की तरह, और वह उसी कमरे में रखवाया जहां से असली बही खाता चोरी हुआ था। लेकिन इस बार उन्होंने उस कमरे की छत में एक छोटी सी जाली लगवाई जिसमें से बाहर का दृश्य दिखता था। अब 5 को फिर उसी कमरे में भेजा जाए, बीरबल ने कहा, हर एक को अलग अलग समय पर, और हर एक को ये बताया जाए कि खजाने से संबंधित एक और रजिस्टर वहां रखा है। 5 को एक एक करके भेजा गया। बीरबल छत के ऊपर से हर एक की गतिविधि देख रहे थे। 4 लोग आए, देखे, छुए और चले गए। लेकिन जब काला राम गया तो उसने खिड़की बंद की, कमरे में चुपचाप इधर उधर देखा और फिर रजिस्टर को उठाकर उलट पलट कर देखने लगा। उसने हंसते हुए रजिस्टर की एक खाली पन्नी पर अपना जोक भी लिख दिया, अगर बही खाता हंसने लगे तो समझ लो हिसाब में गड़बड़ी है। बीरबल तुरंत नीचे आया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जोक के पीछे की चतुराई। काला राम, बीरबल ने पूछा, क्या तुमने बही खाता चुराया? काला राम हंसा, हुजूर, मैं तो हंसी मजाक करता हूं। मुझे बही खाता का क्या लेना देना? लेकिन तुम ही थे जिसने उसमें अपने चुटकुले लिखे, बीरबल ने कहा, और तुम्हें मालूम था कि कौन से पन्ने खाली हैं। काला राम सकपकाया, वो तो मैं अंदाजे से कह रहा था। अंदाजा सिर्फ तब सही बैठता है जब इंसान पहले से जानता हो। और तुम्हारा वो मजाक, अगर बही खाता हंसने लगे, ये उसी दिन तुमने मुनीम हुसैन से कहा था। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब ये मजाक मजाक में चोरी कर बैठा? बीरबल बोले, बिल्कुल। इसने बही खाता चुराया, उसमें अपने चुटकुले भरे और सोचा कोई पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हंसी के बहाने से किए गए जुर्म का हिसाब भी रखा जाता है, और इस बार वो बही खाता नहीं, मैं हूं जो हिसाब रख रहा हूं। काला राम को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन एक नई गुत्थी थी। अगले दिन जब शाही खजाने का असली बही खाता मिला और वापस लाया गया, उसमें सिर्फ चुटकुले नहीं, कुछ फटे हुए पन्ने भी थे। उन पन्नों पर लिखा था, गुप्त भुगतान योजना, परछाई व्यापारियों को दिए गए सोने का लेखा जोखा। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये सिर्फ मजाक नहीं था, किसी ने बही खाता का इस्तेमाल शाही चोरी छिपाने के लिए भी किया है। अकबर की आंखों में अब चिंता थी, क्या तुम कह रहे हो कि काला राम अकेला नहीं था? बीरबल बोले, नहीं, कोई और है जो उन परछाई व्यापारियों को भुगतान करवाता था। काला राम ने सिर्फ बही खाता में हंसी लिखी, असली खेल किसी और ने रचा। और यहीं एक और परत खुलती है, एक हंसी के पर्दे में छिपी साजिश की। क्या बीरबल उस परछाई तक पहुंच पाएंगे? क्या हंसी के बहाने बही खाता सिर्फ शुरुआत था? बीरबल और परछाई में बैठे सौदागर। शाही दरबार में बीरबल की बातों ने हलचल मचा दी थी। बही खाते से फटे हुए जो पन्ने मिले थे, उनमें दर्ज था, गुप्त भुगतान योजना, परछाई व्यापारियों के नाम, जिनके आगे चौंकाने वाली मात्रा में सोने की अदायगी दर्ज थी।
लेकिन सवाल यह था, ये परछाई व्यापारी थे कौन? अकबर के माथे पर शिकन थी। बीरबल, अगर इन व्यापारियों को खजाने से गुप्त भुगतान हुआ है और किसी को भनक तक नहीं लगी, तो क्या दरबार का कोई व्यक्ति ही शामिल है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, अगर परछाई महल में है तो सूरज भी यहीं है। बस सही दिशा में देखना होगा। छाया में छुपी हकीकत। बीरबल ने दोपहर होते ही गुप्तचरों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उन्होंने आदेश दिया कि पिछले 6 महीनों में खजाने से जितना भी सोना गया, वह किस किस रूप में निकला, उसका लेखा दोबारा खंगाला जाए। 3 दिन बाद बीरबल के पास एक रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि हर महीने एक खास रंग के कपड़े खरीदने का भुगतान दर्ज किया गया है। नीलचट पटुलिन, जो दरबार में आज तक किसी ने पहना नहीं था। बीरबल ने मुनीम हुसैन को बुलाया। ये पटुलिन रंग के कपड़े किसने मंगवाए थे? हुसैन बोला, हुजूर, यह आदेश हर बार विभाग प्रशंसा से आया था। कहा गया था कि विशेष सम्मान के लिए ये कपड़े मंगवाए जाएंगे। बीरबल ने पूछा, पर सम्मान किसे मिला? कब? हुसैन बोला, वो कभी घोषित नहीं हुआ, हुजूर। कपड़े आए और फिर कभी नहीं दिखे। गुप्त विभाग की गुत्थी। विभाग प्रशंसा नाम सुनते ही बीरबल का माथा ठनका। यह विभाग दरबार में सम्मानित लोगों को उपहार और वजीफे देने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन कुछ वर्षों से यह विभाग सिर्फ दस्तावेजों में ही जीवित था। बीरबल ने उस विभाग का आखिरी अधिकारी ढूंढा, मुबारक मीर। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अब शाही रसोई में मसालों की नापतौल करता था। बीरबल ने सीधे उससे पूछा, मीर साहब, आपने आखिरी बार नीलचट पटुलिन कपड़े किसके कहने पर मंगवाए थे? मीर कांप गया। हुजूर, मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ रसीदों पर दस्तखत करने होते थे। आदेश किसी और से आता था, बिना नाम के। सिर्फ मोहर लगी चिट्ठी। और मोहर कैसी थी? बीरबल ने पूछा। मीर बोला, ऊंट की नाल जैसी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ऊंट की नाल और नकली मोहर। शाही मोहर में सदा कमल की आकृति होती थी। ऊंट की नाल जैसी मोहर कोई राजकीय मोहर नहीं थी, यह किसी निजी व्यक्ति की पहचान हो सकती थी। बीरबल ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे सभी दस्तावेज इकट्ठा करें जिन पर ऊंट की नाल जैसी मोहर है, चाहे वे आदेश रसद विभाग के हों, साजसज्जा विभाग के या निर्माण विभाग के। 1 सप्ताह के भीतर बीरबल के सामने 60 से अधिक ऐसे दस्तावेज आ चुके थे और सबके पीछे था एक ही नाम, सराय हकीम बाग का निरीक्षण करता फजलुद्दीन साहब। फजलुद्दीन दरबार का एक अत्यंत शांत अधिकारी था, जो अधिकांश समय दरबार में चुपचाप पीछे की पंक्ति में बैठा रहता था। न कोई बहस, न कोई सुझाव। लेकिन उसके दस्तावेजों में हजारों स्वर्ण मुद्राओं के गुप्त खर्चे सामने आने लगे। दरबार का पर्दाफाश। एक सुबह दरबार लगा। बीरबल ने सबके सामने फजलुद्दीन को बुलाया। फजलुद्दीन साहब, बीरबल बोले, आपका काम था सराय की देखरेख, पर आपने दरबार के पीछे एक और सराय खोल ली, साजिशों की सराय। आपका ऊंट अब पकड़ा गया है। फजलुद्दीन मुस्कराया। बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने बहुतों को हराया है, पर तुम क्या साबित कर सकते हो? बीरबल ने मुनीम हुसैन को दस्तावेज पढ़ने को कहा, एक एक रसीद जिस पर ऊंट की नाल जैसी मोहर थी। फिर उन्होंने वो नकली कपड़े भी मंगवाए जो अब बीरबल ने रंगवालों से वापस रंगवाए थे, और हर कपड़े की तह में एक छोटा सा कोड मिला, एक खास अंक। बीरबल ने कहा, ये कोड वो खाते हैं जिनसे परछाई व्यापारी भुगतान ले रहे थे। ये कपड़े दिल्ली नहीं जाते थे, ये चुपचाप उन व्यापारियों को सौंपे जाते थे जिनके नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं होते थे। फजलुद्दीन समझ गया, खेल खत्म।
चुपचाप विदाई। अकबर ने आदेश दिया कि फजलुद्दीन को बंदीगृह में रखा जाए और उसके द्वारा किए गए सभी भुगतान की जांच हो। पर बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, इस मामले का अंत यही नहीं होता। फजलुद्दीन के पास जो धन पहुंचा वो किसी तीसरे हाथ में गया है। एक ऐसा हाथ जो अब भी परछाई में बैठा है और इंतजार कर रहा है। क्या तुम्हें शक है किसी और पर? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, न शक न सबूत, पर एक मुस्कान जो हर निर्णय के बाद हल्के से खिल जाती है और हर आपत्ति पर बस सिर हिलाती है। वो अब तक कुछ बोलता नहीं, पर सुन सब रहा है। अकबर ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, कुछ नाम वक्त के आने पर ही कहे जाते हैं। अभी के लिए हमें बस परछाई से तेज रोशनी फैलानी है। दरबार की दीवारें अब एक नई साजिश की खामोश गवाही दे रही थीं। बीरबल और वह जो कभी बोला ही नहीं। फजलुद्दीन के खुलासे और गिरफ्तारी के बाद दरबार कुछ समय के लिए शांत रहा, लेकिन बीरबल जानता था, शांत पानी में जो डरावना दिखता है वह सतह पर नहीं होता, वह गहराई में छिपा रहता है। उस दिन बीरबल देर रात तक पुराने शाही आदेशों, बही खातों और दरबारी गतिविधियों के रजिस्टर पलटते रहे। वह एक ऐसे नाम की तलाश में थे जो हर झमेले में शामिल रहा हो, लेकिन कभी जिक्र में नहीं आया। तभी उन्हें एक बात खटकी। हर दस्तावेज पर आदेश होता था, नकली बही खातों की तुलना वास्तविक से करवा लें, और ये आदेश दस्तखत विहीन होता था। किसी ने खुद को छिपाकर सारे दस्तावेजों में आदेश चलवाए। बीरबल बुदबुदाए, और फिर उन्होंने पाया, हर आदेश की शुरुआत एक ही पंक्ति से होती थी, मूक स्वीकृति पर्याप्त मानी जाए। यह पंक्ति शाही शब्दावली में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होती थी, मूक विमर्श अधिकारी बदरुद्दीन साहब। मूक आदमी, ऊंची चाल। बदरुद्दीन दरबार में 12 वर्षों से था। वह बोलता नहीं था, न गुस्से में न खुशी में। उसके बारे में यही प्रसिद्ध था कि वह सोचने का काम करता है, बोलने का नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, क्या आपने कभी सोचा है कि बदरुद्दीन हर बैठक में रहता है लेकिन बोलता नहीं, फिर भी हर निर्णय की मूक स्वीकृति उसकी ओर से मानी जाती है? अकबर चौंके, तो क्या तुम कह रहे हो कि वह हर योजना में शामिल रहा लेकिन बिना बोले? बीरबल बोले, बिल्कुल। वह बोलता नहीं, लेकिन मौन आदेश जारी करता है, और लोग उसे बस दस्तूर मानकर मान लेते हैं। ऐसा व्यक्ति ही सबसे बड़ा कर्ता होता है, जो खुद दिखता नहीं पर सबके फैसलों में शामिल होता है। अंतिम परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, आज से हर निर्णय में मूक स्वीकृति को समाप्त किया जाएगा। अब हर अधिकारी को स्पष्ट दस्तखत के साथ जवाबदेह होना होगा। बदरुद्दीन पहली बार थोड़े विचलित दिखे। बीरबल ने एक चाल चली, उन्होंने फजलुद्दीन के आदेशों की जांच के लिए समिति गठित की और बदरुद्दीन को उसका प्रमुख बनाया। एक दिन बाद समिति की पहली बैठक हुई। बीरबल ने खुद उसमें जाकर एक पत्र रखा। उस पत्र में था, फजलुद्दीन निर्दोष है, असली दोषी बीरबल है। पत्र पर कोई दस्तखत नहीं था, लेकिन उस पर नीचे लिखा था, मूक स्वीकृति बदरुद्दीन। बीरबल ने अकबर को पत्र दिखाया। हुजूर, ये रहा सबूत। बिना बोले, बिना दस्तखत, यह व्यक्ति निर्णयों को मोड़ता रहा है। ये उसकी पुरानी आदत है। अकबर बोले, क्या यह काफी है किसी को दोषी ठहराने के लिए? बीरबल ने धीमे से उत्तर दिया, हुजूर, साजिश वही होती है जो बिना बोले घटे, और यही उसका सबसे बड़ा सबूत होता है। दरबार की सबसे गहरी परछाई। बदरुद्दीन को बुलाया गया।
बीरबल ने वह दर्जनों पत्र पढ़े जिन पर वही वाक्य था, मूक स्वीकृति पर्याप्त मानी जाए, और नीचे बदरुद्दीन की मोहर। जब बदरुद्दीन से जवाब मांगा गया, वह चुप रहा, हमेशा की तरह। बीरबल बोले, अब आपकी चुप्पी ही आपका इकरार है। अकबर ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, बदरुद्दीन को उसके पद से हटा दिया जाए। किसी भी सभा, आदेश या समिति में अब वह सम्मिलित नहीं होगा। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, अंतः न्याय बोला, और चुप्पी टूटी। दरबार में सन्नाटा और फिर ठहाका। जब यह सब समाप्त हुआ तो दरबार कुछ समय के लिए चुप रहा। फिर काला राम, जो सजा काटकर बाहर आया था, बोला, हुजूर, अब कोई अगर हंसने भी लगे तो चेक कर लेना, कहीं वो हंसी भी परछाई में से न निकले। पूरे दरबार में ठहाका गूंज गया। कहानी समाप्त। सीख। सच्चाई चाहे कितनी ही गहरी परछाई में क्यों न छुपी हो, अगर खोजने वाला चुप न बैठे तो सबसे गूंगा दोषी भी बोल उठता है। बीरबल और उड़ता हुआ जूता। शाही दरबार की सुबह चाय जैसी गर्म और हलचल भरी थी। आज की शुरुआत बाकी दिनों से अलग थी, क्योंकि आज बादशाह अकबर दरबार में हंसते हुए दाखिल हुए थे, और यह वाकया लगभग उतना ही दुर्लभ था जितना बीरबल का किसी सवाल का जवाब न देना। बीरबल ने मुस्कराकर पूछा, हुजूर, आज सुबह सुबह इतनी प्रसन्नता किस कारण है? क्या किसी जलेबी में अमीरी छुप गई या कोई फकीर खजाना लौटा कर गया? अकबर बोले, बीरबल, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना तुम भी नहीं कर सकते। मैंने आज एक जूता उड़ते हुए देखा, और वो भी अपने आप। दरबार में हंसी गूंजने लगी। राजा टोडरमल बोले, हुजूर, कहीं आपने सपना तो नहीं देख लिया? अकबर बोले, सपना होता तो मैं बता देता, लेकिन ये हकीकत थी। किले के पिछले बाग में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, और जैसे ही मैंने नजर डाली, उसका एक जूता हवा में उठ गया और उड़ता चला गया। बीरबल ने तुरंत पूछा, क्या वह व्यक्ति कोई बाबा था? नहीं, कोई फकीर भी नहीं लग रहा था। उल्टे तोता पालने वाले मजमेबाज जैसा लग रहा था। लेकिन उसके पास कोई तोता नहीं था, सिर्फ एक झोला और दो पुराने फटे जूते थे। बीरबल ने आंखें सिकोड़ लीं। झोला, बूढ़ा और उड़ता जूता, लगता है दरबार में फिर कोई परीक्षा आने वाली है। दरबार में आया उड़ते जूते वाला। अगले ही दिन उस बूढ़े को दरबार बुलवाया गया। वह झुका झुका आया, कपड़े धूल से भरे, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में कोई अद्भुत चमक। साथ लाया था अपना वही झोला और दूसरा जूता, जो अब भी जमीन से चिपका था। अकबर ने आदेश दिया, बाबा, हमें दिखाओ तुम्हारा उड़ता हुआ जूता। बूढ़ा मुस्कराया और बोला, हुजूर, उड़ता है तो तब उड़ता है जब कोई उसे उड़ने लायक समझे। जब जरूरत हो तब उड़ता है। ये जूता किसी सामान की तरह नहीं, ये प्रतिक्रिया है। बीरबल ने पूछा, प्रतिक्रिया किसकी? बूढ़ा बोला, किसी झूठ की। दरबार में सन्नाटा छा गया। बाबा ने एक जूता जमीन पर रखा और बोला, जो झूठ बोलेगा उस पर ये जूता खुद उड़कर पड़ेगा। टोडरमल हंसने लगे, तो अब इंसाफ जूते करेंगे? बाबा शांत रहा। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इसे सच मानते हो? बीरबल बोले, अगर झूठ बोलने से जूता पड़े तो दरबार में जल्द ही बहुतों को छाता साथ लाना पड़ेगा। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। झूठ का पहला परीक्षण। अकबर ने परीक्षण के लिए दरबार के एक नौकर को बुलाया, बख्तावर नाम का तेजतर्रार लेकिन बातूनी आदमी। अकबर ने पूछा, बख्तावर, क्या तुमने पिछले सप्ताह चांदी की थाली गायब की? बख्तावर हंसा, हुजूर, मैं तो सिर्फ झाड़ू लगाता हूँ,
मुझे क्या करना चांदी से? बाबा का जूता अचानक झपक कर उठा और बख्तावर के सिर पर जा गिरा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कराया, लगता है झाड़ू के साथ थाली भी झाड़ दी थी। बख्तावर घबराया और बोला, हुजूर माफ कर दीजिए, मैंने बस उसे बाजार में बेचकर मिठाई ले ली थी। अकबर चौंके, तो यह जूता सच में झूठ पकड़ता है? बीरबल अब भी संशय में थे। अनोखा मुकदमा। 2 दिन बाद एक अजीब केस दरबार में आया। 3 व्यापारी एक साथ आए और बोले कि उन्हें एक ही वस्तु 3 अलग अलग लोगों ने बेची है और सभी ने उसे असली बताया। वस्तु थी शाही सिक्कों से भरा थैला, जिस पर राजघराने की मुहर लगी थी। बीरबल ने तीनों विक्रेताओं को दरबार बुलवाया, एक दरबारी, एक सोने का व्यापारी और एक शाही रसोइया। तीनों एक स्वर में बोले, वो थैला हमारा था, असली सिक्के थे, हमने बेचे, कोई गलत बात नहीं। बीरबल ने बाबा से कहा, आज आपका जूता इन तीनों का इम्तिहान लेगा। बाबा ने जूता रखा। तीनों के जवाबों पर जैसे ही रसोइया बोला, मुझे तो वो थैला बरामदे से मिला था और मैंने बादशाह की सेवा समझकर बेच दिया। जूता फिर हवा में लहराया और सीधा उसके कंधे पर जा लगा। रसोइया घबरा गया, हुजूर वो मैंने दरबारी के कमरे से चुराया था। अकबर मुस्कराए, इस जूते को दरबार का स्थायी न्यायाधीश घोषित किया जाए। बीरबल की खोज। अब तक बीरबल इस बूढ़े से प्रभावित तो थे, लेकिन शंका बनी हुई थी। एक रात उन्होंने दरबार के रक्षकों को साथ लिया और बूढ़े के ठिकाने पर गए। झोपड़ी जैसी वह जगह कुछ अजीब सी थी, दीवारों पर पुराने नक्शे, जड़ी बूटियों की खुशबू और एक मेज पर पड़े थे कुछ पतले तांबे के छल्ले और लोहा चुंबक। बीरबल ने फौरन समझ लिया, ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं, ये कोई पुराना यंत्रज्ञ या वैद्य है, जिसने इस जूते में कोई ऐसा चुंबकीय यंत्र लगाया है जो किसी खास ध्वनि या धड़कन पर प्रतिक्रिया देता है। बीरबल ने उसे बुलाया और सीधे पूछा, बाबा यह जूता कौन सी चालाकी से उड़ता है? बूढ़ा मुस्कराया, बीरबल मेरी चालाकी आपकी चतुराई से थोड़ी ही छोटी है, पर जो सच पकड़ सके, क्या वो यंत्र है या यंत्रणा? बीरबल बोले, पर इससे तो लोगों में भय फैलेगा और जो निर्दोष हैं वे भी डरेंगे। बूढ़ा गंभीर हुआ, मकसद डराना नहीं, याद दिलाना है कि झूठ कभी खाली नहीं जाता। और फिर गायब हुआ जूता। एक सुबह दरबार में घोषणा हुई कि बूढ़ा अपने झोले और जूते सहित अचानक गायब हो गया। उसकी झोपड़ी खाली पाई गई, सिर्फ एक कागज छोड़ा गया था। जब झूठ फिर सिर उठाएगा, मैं फिर जूते के साथ लौटूंगा। बीरबल ने वह कागज उठाया, देखा और गहरा मुस्कराए। अकबर ने पूछा, क्या सोच रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, बस यही कि जूते भी अब न्याय देने लगे हैं, तो हमें सच बोलने की और भी जरूरत है। अकबर बोले, और क्या बूढ़ा लौटेगा? बीरबल बोले, जरूर लौटेगा, शायद किसी और नाम से, किसी और शक्ल में, पर उसका जूता हमेशा पहचान में रहेगा। बीरबल और गायब हुआ दूसरा जूता। दरबार में सुबह से हलचल थी। हर कोई उत्सुक था, क्योंकि एक बार फिर एक अजनबी दरबार में पेश होने वाला था और इस बार वह आया था एक जूते के साथ और दावा कर रहा था कि यह वही उड़ता हुआ जूता है जो पहले शाही दरबार में झूठ उजागर करता था। वह आदमी लंबा, दुबला, गेरुए रंग के फटे हुए वस्त्र पहने था। उसकी आंखों में आग थी, चाल में गुस्सा और आवाज में बेताबी। मैं हूं उस उड़ते हुए जूते का असली मालिक, उसने गरजते हुए कहा। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, तो फिर वह बूढ़ा कौन था जो इसे लेकर आया? अजनबी ने बिना हिचकिचाए कहा, वह मेरा चेला था, मेरा नौकर, और उसने मेरे ज्ञान को चुराकर यहां तमाशा बना दिया।
जूते में जो यंत्र लगा है वो मेरी खोज है। बीरबल चुपचाप उसे देख रहे थे। एक तरफ यह नया आदमी था जो दावा कर रहा था, दूसरी ओर वो रहस्यमयी बूढ़ा जो सच और झूठ को हवा में उड़ते जूते से उजागर कर गया था। बीरबल ने हल्के से पूछा, अगर ये तुम्हारी खोज है तो क्या तुम उसे फिर से बना सकते हो? अजनबी बोला, बना नहीं सकता, क्योंकि असली यंत्र मेरे पास अब नहीं है। वह तो उस बूढ़े के साथ ही चला गया। अकबर ने पूछा, तो अब जो जूता तुम लाए हो क्या वह भी झूठ पकड़ सकता है? अजनबी बोला, बिल्कुल कर सकता है। दरबार में दूसरी परीक्षा। बीरबल ने जूते को मंच के बीचों बीच रखा और कहा, हम एक सरल परीक्षण करेंगे। 3 दरबारियों को बुलाया जाएगा, उनमें से एक ने हाल ही में राजकोष से छेड़छाड़ की है। देखते हैं जूता किसे पहचानता है। 3 दरबारी आए, नकीब चंद, हरिदास और सलीम। तीनों प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा में बराबर। लेकिन किसी एक ने गड़बड़ी की थी। अकबर ने पूछना शुरू किया। पहले नकीब चंद बोले, हुजूर, मैंने जीवन में कभी बेईमानी नहीं की और अब भी नहीं। जूता हिला तक नहीं। फिर बोले हरिदास, मैंने जब से काम संभाला है तब से सिर्फ सेवा की है। राजकोष मेरे लिए पूजा की तरह है। जूता अब भी स्थिर था। फिर बोले सलीम, मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से साफ कहता हूं, मेरी ईमानदारी को शक में मत डालिए। और तभी जूता थोड़ा कांपा। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। थोड़ा तो हिला, उन्होंने धीरे से कहा। सलीम बोला, हुजूर, आप देख रहे हैं, ये सब नौटंकी है। इस जूते में कुछ नहीं है। और तभी जूता उड़कर सलीम के कंधे पर जा गिरा। दरबार में शोर मच गया। सलीम गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई थी। मैंने सिर्फ कुछ अशर्फियां उधार ली थीं, सोच लिया था वापस रख दूंगा। अकबर ने सख्ती से कहा, अशर्फिया हो या बहाना, चोरी चोरी होती है। बीरबल की चाल। अकबर इस नए आदमी से प्रभावित हुए और बोले, लगता है तुम भी अपने गुरु से कम नहीं। बीरबल अब तक चुप थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो यह साबित करे कि तुम ही इस यंत्र के असली निर्माता हो? अजनबी बोला, मैंने वर्षों लगाकर इस यंत्र को बनाया था और उसके हर पुर्जे को पहचान सकता हूं। उस उड़ते जूते के अंदर एक खास लोहे की पट्टी है जिसे सिर्फ मैं बना सकता हूं। उसका गुरुत्व केंद्र और ध्वनि संवेदनशील पेंच मेरा पेटेंट है। बीरबल बोले, तो अगर वह जूता फिर से दरबार में लौटे और तुम्हारे कहे अनुसार उसकी रचना न हो तब? अजनबी बोला, तो मुझे फांसी दे देना। अकबर मुस्कराए, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है वो बूढ़ा फिर लौटेगा? बीरबल बोले, अगर वो लौटेगा तो सच के साथ लौटेगा और झूठ अपने आप पकड़ाया जाएगा। बूढ़े की वापसी और एक विस्फोटक रहस्य। 2 दिन बाद दरबार में अचानक शोर मच गया। वही बूढ़ा लौट आया था। इस बार वह शांति से आया। कोई जूता साथ नहीं था, बस झोले में कुछ था। अकबर ने पूछा, बाबा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी यंत्र की खोज का दावा कर रहा है? बूढ़ा हंसा और बोला, वो मेरा ही शिष्य था, पर वो नहीं जानता कि मैं कभी उसे सिखा ही नहीं पाया कि सच पहचानने का यंत्र बनाने से ज्यादा जरूरी होता है सच के लिए जिम्मेदार होना। बीरबल ने बूढ़े से कहा, हमें बताइए, सच्चाई क्या है? बूढ़े ने झोले से एक नया जूता निकाला, लेकिन वह उड़ता नहीं था। उसने कहा, अब कोई जूता नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि यह दरबार अब सच बोलना सीख गया है। बीरबल मुस्कराए, और झूठ बोलने वाले अब खुद उड़ने लगते हैं।
बूढ़ा झोले से एक और वस्तु निकालने ही वाला था कि दरबार की छत से एक हल्की सी आवाज आई, धन। और तभी वो अजनबी आदमी जो खुद को असली खोजकर्ता कहता था, जमीन पर गिर पड़ा बेहोश, और उसकी जेब से निकला एक छुपा हुआ चुंबकीय नियंत्रक। बीरबल दौड़कर आए और बोले, ये देखिए हुजूर। ये था उस उड़ते जूते की असली चाल। जूता नहीं उड़ता था, इसे उड़ाया जाता था इसी यंत्र से। अकबर चौंक गए, तो क्या वह पहला जूता भी एक धोखा था? बाबा ने कहा, नहीं, पहला जूता सिर्फ माध्यम था। झूठ को उजागर करने के लिए थोड़ा डर जरूरी होता है, और थोड़ा बीरबल भी। दरबार में जोरदार ठहाका गूंज गया। कहानी समाप्त। सीख। सच का सामना करने के लिए कभी कभी झूठ के हाव भाव भी जरूरी होते हैं, लेकिन अंत में वही बचता है जो खुद झूठ से मुक्त हो। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने इस बार न सिर्फ झूठे को बेनकाब किया, बल्कि दरबार को भी सिखा दिया कि जो जूता उड़ता है उसे उड़ाने वाला भी कहीं छुपा होता है। अगली कहानी, बीरबल और दही जमाने वाला कंबल। आगरा के महल में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। न तो बादशाह अकबर की हंसी गूंज रही थी, न ही बीरबल की कोई चुटीली टिप्पणी। दरबार सज चुका था, लेकिन सबकी आंखों में हैरानी थी। वजह थी एक आदमी जिसने अपने साथ लाया था एक पुराना, फटा हुआ, मैला कुचैला कंबल, और दावा कर रहा था कि उसने उसी कंबल में दही जमाया है। जहांपना वह आदमी बोला, यह कोई मामूली कंबल नहीं है। यह सोचता है, महसूस करता है, और दही जमा सकता है। बीरबल की भौहें तन गईं। कंबल और दही? दरबारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर गुत्थी का हल होता है। जरा देखो यह कंबल क्या कहता है। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें एक कंबल ने दरबार को हंसी, चालाकी और साजिशों के झूले पर झुला दिया। अजनबी और उसका दहीदार दावा। उस आदमी का नाम था मोहरीलाल। मुंह में पान की लाली, चाल में अजीब सी घबराहट और आवाज में असीम आत्मविश्वास। मैं किसान हूं, उसने कहा, और मेरे पास गाय नहीं है, न बकरी। पर दही मैं हर रोज जमाता हूं, सिर्फ इस कंबल में लपेटकर। इसकी ऊन में ऐसी गर्मी है जो किसी भी दूध को दही में बदल सकती है, बिना किसी ऊन, आग या उपले के। बीरबल ने चुटकी ली, तो फिर आप तो भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक हो गए। मोहरीलाल सीधा अकबर की ओर देखता हुआ बोला, नहीं हुजूर, मैं तो बस अपना आविष्कार बेचने आया हूं आपको। अगर यह कंबल काम का निकले तो इसे शाही खजाने से खरीद लीजिए। अकबर ने कंबल को उलट पलट कर देखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे किसी बैल ने 2 महीने तक पहनकर खेत जोते हों। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, हम परीक्षण करें? दूध मंगवाएं और देखें क्या होता है। दही का परीक्षण और कंबल की चुप्पी। अगले दिन सुबह दरबार के बीचों बीच एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा गया। उसमें ताज़ा भैंस का दूध डाला गया और मोहरीलाल ने पूरे सम्मान से उसे अपने कंबल में लपेट दिया। आज रात भर यहीं रहेगा, उसने कहा, कल सुबह देखिएगा, ऐसा दही जमेगा जैसा शाही रसोई में भी न बना हो। बीरबल बोले, और अगर न जमा तो आप जो सजा दें, मुझे मंजूर। मोहरीलाल ने आंखें मूंद लीं, जैसे तपस्वी हो। अगली सुबह दरबार में सबकी नजर उस मटके पर थी। उसे खोला गया और भीतर से जो निकला वह था बिल्कुल वही दूध, थोड़ा सड़ा हुआ, बदबूदार और हिलता हुआ। मोहरीलाल का चेहरा फक्क। बीरबल मुस्कराए, लगता है कंबल सोचने में लगा रहा। दही जमाने के बारे में भूल गया। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। पर तभी मोहरीलाल जोर से चिल्लाया, किसी ने कंबल को छेड़ा है।
यह कंबल तब तक काम नहीं करता जब तक उसे अकेला न छोड़ा जाए। अकबर ने पूछा, तो फिर क्या किया जाए? अगली रात फिर कोशिश करें, लेकिन इस बार कोई पास न आए और कंबल से कोई बात भी न करे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन अगर कल भी दही न जमा तो तुम्हारा पूरा झूठ यहीं उजागर हो जाएगा। बीरबल की निगाह और रात्रिकालीन योजना। बीरबल को अब मोहरीलाल पर शक होने लगा था। वह बोले, जहांपना, अगर इजाजत हो तो मैं रात को दरबार में ही रहकर देखूं कि दही जमा या कोई साजिश। अकबर ने अनुमति दे दी। रात को बीरबल एक अंधेरे कोने में छुपकर देखने लगे। कुछ घंटों बाद मोहरीलाल चुपचाप आया, कंबल हटाया और मटके में से दूध निकाला। उसने उसे साथ लाए एक मटके में डाला जिसमें पहले से दही था। फिर दही वाले मटके को वापस दूध वाले मटके में उलट दिया और उसे फिर कंबल में लपेट दिया। बीरबल मुस्कराए। साजिश पकड़ी गई थी। दूसरे दिन का खुलासा। सुबह दरबार में फिर से मटका खोला गया। इस बार उसमें बिल्कुल गाढ़ा टांका हुआ दही था। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, वाह, लगता है सचमुच यह कंबल कमाल का है। बीरबल उठे और बोले, हुजूर, इससे भी बड़ा कमाल है ये मटका जिसमें पहले से दही था और जिसे रात में चोरी छुपे बदला गया। अब मोहरीलाल का चेहरा पीला। आपके सामने इसे दूध से भरा गया था, पर रात को इसमें क्या डाला गया मैं बताता हूं। बीरबल ने पहरेदारों को इशारा किया। वो एक और मटका लाए जिसमें पहले की रात का दूध था, अब पूरी तरह से सड़ा हुआ। बीरबल बोले, असल मटका ये रहा, और जो मटका अभी सामने है वह बदला गया है। अकबर ने गरजकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कराए, मैंने असली मटके के नीचे एक छोटा सा सिंदूरी निशान लगा दिया था जो अभी वाले में नहीं है, और साथ ही मैंने दूध में थोड़ा नीला रंग भी मिलाया था जो दही में नहीं दिख रहा। मोहरीलाल गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, माफ कर दीजिए, मैं धोखा था, गरीब था, बस सोच लिया कि ये कंबल बेचकर अमीर हो जाऊंगा। अकबर बोले, गरीबी एक वजह हो सकती है, लेकिन झूठ उसका इलाज नहीं। कंबल का रहस्य और एक दरबारी की पोल। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने कंबल को गौर से देखा और कहा, हुजूर, इसमें सिर्फ झूठ नहीं छुपा, इसमें कुछ और भी छुपाया गया है। कंबल को पूरी तरह खोलने पर उसमें से निकला एक छोटा थैला। उसे खोलते ही शाही मोहर लगी अशर्फियां बाहर गिर पड़ी। अकबर दंग। ये वही अशर्फियां थीं जो पिछले महीने राजकोष से गायब हुई थीं। बीरबल बोले, अब सवाल है, मोहरीलाल को ये अशर्फियां कहाँ से मिली? मोहरीलाल डरते हुए बोला, मुझे एक दरबारी ने ये दी थीं। कहा था कि मुझे अपना कंबल दरबार में लाना है और ये इसमें छुपाना है। अकबर गरजे, कौन दरबारी? मोहरीलाल की उंगली सीधी गई राजपुरुष हरिराम की ओर। हरिराम, जो हमेशा शांत रहता था, आज हड़बड़ा गया। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब बीरबल की चाल है मुझे हटाने की। बीरबल बोले, चलिए तो फिर सच और झूठ का फैसला आपके शब्द नहीं, आपके कर्म करेंगे। बीरबल और शाही रसोइया की पलटी थाली। दरबार में हड़कंप मचा हुआ था। पिछले दिन की घटना, जिसमें मोहरीलाल के दही वाले कंबल से चोरी की गई शाही अशर्फियां बरामद हुई थीं, सबके लिए चौंकाने वाली थीं। लेकिन उससे भी ज्यादा सनसनीखेज बात यह थी कि मोहरीलाल ने साफ साफ एक नाम लिया था, राजपुरुष हरिराम। अकबर ने तुरंत आदेश दिया था कि हरिराम को दरबार में पेश किया जाए और अगले दिन एक खुली सुनवाई की जाए, जिसमें बीरबल पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। पर उसी रात कुछ और हो गया।
शाही रसोई में एक गड़बड़ स्वाद। अगली सुबह जब अकबर रोज की तरह शाही नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने पहला निवाला लेते ही थाली हटा दी। ये क्या है? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। आज की मूंग की खिचड़ी में कोई अजीब स्वाद है। ये वैसी नहीं जो हर दिन बनती है। इसमें या तो कुछ छिपाया गया है या कोई हमें कुछ छिपाकर खिला रहा है। शाही बावर्ची असगर खां घबराया हुआ आया। हुजूर, मैंने हमेशा की तरह बनाई थी। वही मसाले, वही चावल, वही पानी। बीरबल वहीं बैठे थे। उन्होंने झुककर थाली को सूंघा और एक चम्मच खिचड़ी को चखा। यह खिचड़ी नहीं है। ये तो कोई राज है जो थाली में पलट गया है, बीरबल बोले। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस पलटी हुई थाली का रहस्य सुलझाना। बीरबल की सूझबूझ और नमक का खेल। बीरबल ने रसोई में जाकर हर चीज का निरीक्षण किया। मसाले की बोरियां, चावल के मटके, देसी घी के मटके, हर जगह कुछ न कुछ अजीब था। लेकिन असली रहस्य पकड़ा गया, नमक की डिब्बी में। बीरबल ने देखा कि नमक की डिब्बी में आम नमक के साथ कुछ पीला सा चूर्ण भी मिला हुआ है। बीरबल ने कुछ चूर्ण एक कुत्ते को दिया। कुछ ही देर में कुत्ता बेहोश हो गया। ये कोई साधारण नमक नहीं, इसमें कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया है, बीरबल ने कहा। असगर खां कांपने लगे। हुजूर, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं मिलाया। ये नमक तो रसोई में पहले से ही रखा था। बीरबल ने पूछा, नमक रसोई में कौन लाता है? वो तो रसोई का सहायक हरिप्रसाद लाता है। असगर खां बोला। हरिप्रसाद तुरंत बुलाया गया। मालिक, मैं नमक बाजार से नहीं लाया था। एक दरबारी ने दिया था, कहा था कि ये शाही नमक है जिसे खास रसायनों से तैयार किया गया है और उसे रसोई में इस्तेमाल करने को कहा गया था। कौन दरबारी? बीरबल ने पूछा। हरिप्रसाद कुछ पल हिचका, फिर बोला, राजपुरुष हरिराम। बीरबल की चाल, साजिश को पलटने का खेल। अब तो मामला बिल्कुल साफ था। बीरबल को यकीन हो गया कि हरिराम ही वो दरबारी था जिसने कंबल की साजिश रची और अब शाही भोजन में जहर मिलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन बीरबल जानते थे कि सिर्फ संकेतों से सजा नहीं दी जा सकती। उन्हें चाहिए था अपराधी का कबूलनामा, एकदम सार्वजनिक और अकाट्य। तो बीरबल ने एक योजना बनाई। नाटक दरबार में। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि आज दरबार में वह खुद एक नई विधि से बनाया गया शाही स्वाद परीक्षण करवाएंगे ताकि पता चले कि किस व्यंजन में क्या रहस्य छिपा है। दरबारियों को अलग अलग थालियां परोसी गईं। हर थाली में वही खिचड़ी परोसी गई थी, लेकिन एक थाली में था असली जहर वाला नमक। बीरबल ने कहा, जिस थाली में खास जहर मिला नमक है, वह खाते ही जुबान सुन्न हो जाएगी और कानों में सीटी जैसी आवाज आने लगेगी। सभी दरबारी सन्न। बीरबल बोले, अब मैं एक एक करके आप सबको खाने के लिए बुलाऊंगा। हरिराम कांपने लगा। उसने थाली को देखा, फिर पीछे हट गया। मुझे खिचड़ी नहीं खानी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। बीरबल मुस्कराए। क्यों? जहर के असर से डर रहे हो? हरिराम गर्जा, ये अन्याय है। आप मुझे फंसाना चाहते हैं। फंसाना नहीं, तुम्हें अपने ही झूठ में लपेटकर सामने लाना चाहता था। बीरबल ने वही थाली उठाई और उसमें से एक चम्मच खिचड़ी खाई। कुछ पल सन्नाटा। फिर बीरबल बोले, इसमें कुछ नहीं है। असली जहर सिर्फ तुम्हारे इरादों में था, हरिराम। हरिराम अब टूट चुका था। उसने घुटनों के बल बैठकर कबूल किया।
हाँ, मैंने ही मोहरीलाल को पैसे देकर कंबल में चोरी की अशर्फियां छुपाई और फिर नमक में नशा मिलाकर उसे शाही थाली में डलवाया ताकि मोहरीलाल दरबार से बाहर न जाए और मैं बीरबल को बदनाम कर सकूं। न्याय और अंत। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, हरिराम, तुमने बीरबल की ईमानदारी पर उंगली उठाई, दरबार के भोजन को जहर बनाया और चोरी का षड्यंत्र रचा। तुम्हारा अपराध माफी के लायक नहीं। हरिराम को तुरंत दरबार से निष्कासित कर जेल में डाल दिया गया। मोहरीलाल को सजा तो मिली, लेकिन बीरबल के अनुरोध पर उसकी सजा घटाकर उसे नगर की सफाई के कार्य में लगाया गया। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पना कंबल चाहे दही न जमा पाए, पर झूठ और साजिशें जरूर उघाड़ सकता है अगर उसकी तह बीरबल खोले। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अगली कहानी, बीरबल और गुमसुम हंसता हुआ कुत्ता। बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब दिन की शुरुआत हुई। सुबह सुबह एक किसान बाल उलझे, कपड़े मिट्टी से सने हुए राजदरबार में आ पहुंचा। उसके साथ था एक दुबला-पतला सफेद कुत्ता, जिसकी पूंछ टेढ़ी और आंखें कुछ ज्यादा ही शांत थीं, इतनी शांत कि वो आदमी कम और साधु अधिक लग रहा था। किसान ने दरबार में खड़े होकर आवाज लगाई, हुजूर, मेरा कुत्ता हंसता है, मगर अब नहीं हंसता। अब ये सिर्फ चुपचाप मेरी तरफ देखता है। मुझे न्याय चाहिए। दरबारियों ने पहले तो हंसी रोकने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे पूरा दरबार हंसी में डूब गया। लेकिन अकबर नहीं हंसे। उन्होंने गंभीरता से किसान की बात सुनी और बोले, ये मामला जितना मूर्खतापूर्ण लगता है उतना शायद है नहीं। बीरबल, तुम्हारी राय? बीरबल मुस्कराए। उन्होंने किसान को गौर से देखा, फिर कुत्ते को देखा और फिर कुछ नहीं कहा। अध्याय 1, हंसी का गणित। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारा कुत्ता पहले हंसता था, कैसे हंसता था? किसान बोला, हुजूर, जब भी मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोलता था या किसी से बहस करता था, मेरा कुत्ता हुहू की आवाज निकालकर मुंह खोल देता था और दांत दिखाकर हंसता था। लोग कहते थे कि ये कुत्ता मुझे चिढ़ाता है। बीरबल ने सिर हिलाया। और अब कुछ नहीं। मैं कुछ भी बोलूं, ये बस चुपचाप देखता है, हंसता नहीं। मेरी बीवी कहती है कि ये अपशकुन है। मेरी माँ कहती है कि किसी ने इस पर टोना किया है। और मेरी बेटी ने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि वह इसी कुत्ते की हंसी से बोलना सीखती थी। दरबार एक बार फिर हंसी से गूंज गया। लेकिन बीरबल की आंखें गंभीर थीं। जहां पना, बीरबल बोले, मैं इस मामले की जांच करना चाहता हूं, पर मुझे इस किसान और उसके कुत्ते को 3 दिन के लिए अपने साथ ले जाना होगा। अकबर बोले, इजाजत है। अध्याय 2, गुमसुम की गूंज। बीरबल ने किसान और उसके कुत्ते को अपने घर बुलाया। कुत्ता वाकई असामान्य था, न भौंकता था, न दौड़ता था, बस हर किसी को बड़े ध्यान से देखता था। बीरबल ने उसे श्री मौर्राज नाम दे दिया। बीरबल ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि रोज शाम को कुत्ते के सामने एक से एक अजीबोगरीब हरकतें करें, कोई उल्टा बोले, कोई घोड़े की तरह दौड़े, कोई चिमटा पीटते हुए नाचे। कुत्ता देखता रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तीसरे दिन बीरबल खुद आए। उन्होंने किसान से पूछा, जब कुत्ता हंसता था तब तुम क्या कर रहे होते थे? किसान बोला, मैं तो खेत में काम करता था या अपने चचेरे भाई से झगड़ता था। और चचेरा भाई अब कहाँ है? वो तो गांव छोड़कर गया है। उसकी जगह अब मेरा दूसरा रिश्तेदार आ गया है, पर उससे झगड़ा नहीं होता।
बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अध्याय 3 हंसी की जड़। बीरबल किसान के गांव गए। वहां उन्होंने गांव वालों से बात की। एक बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, वो कुत्ता बड़ा होशियार था। जब भी ये किसान और उसका भाई लड़ते थे तो कुत्ता हंसता था, जैसे कह रहा हो कि दोनों मूर्ख हैं। अब लड़ाई नहीं होती तो कुत्ता हंसता क्यों? बीरबल ने पूछा, क्या कभी उस भाई ने कुत्ते को कोई खास चीज खिलाई थी? हाँ, वो उसे एक खास तरह का गुड़ खिलाता था, हल्दी और अजवाइन मिला हुआ। कहता था, इससे पेट साफ होता है और मूड अच्छा रहता है। बीरबल ने उसी प्रकार का गुड़ बनवाया और कुत्ते को खिलाया। अगली सुबह जब किसान और उसके नए रिश्तेदार में मामूली बहस हुई तो कुत्ता ऊहू की आवाज के साथ दांत दिखाकर हंसा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मामला सुलझ गया। अध्याय 4 दरबार में न्याय। बीरबल दरबार में पहुंचे। किसान और उसका कुत्ता भी आए। जहांपना बीरबल बोले, इस कुत्ते ने हंसना नहीं छोड़ा था। इसकी हंसी की वजह छिन गई थी, न वो लड़ाई, न वो गुड़, न वो माहौल। यह एक संवेदनशील जीव है। इसका मन उदास था और शरीर भी। जैसे ही गुड़ और बहस वापस आए, हंसी लौट आई। अकबर ने कहा, तो क्या हम माने कि हंसी भी माहौल की गुलाम होती है? बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी एक कुत्ता भी हमें सिखा सकता है कि हंसी सिर्फ मजाक पर नहीं आती, कभी कभी मूर्खता पर भी आती है। और कभी कभी उसकी भी जरूरत होती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। किसान ने धन्यवाद कहा और कुत्ते को गोदी में उठाकर चला गया। लेकिन जैसे ही दरबार फिर बैठने को हुआ, एक नया मामला सामने आया। एक व्यापारी अपनी दुकान पर लगे आईने को लेकर बीरबल से बहस करने आया था। बीरबल और आईने में दिखता तीसरा ग्राहक। अकबर के दरबार में अभी हंसता हुआ कुत्ता वाला मामला थमा ही था कि अगले ही दिन एक और अजीबोगरीब फरियादी दरबार में पहुंचा। एक व्यापारी, उम्र लगभग 40, मूछें तनी हुई, कपड़ों पर इत्र की महक, लेकिन माथे पर चिंता की सिलवटें। जहांपना उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैं एक दुकानदार हूं, पर मेरी दुकान में कुछ अजीब हो रहा है। मैं रोज 2 ग्राहकों को देखता हूं, पर आईने में 3। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तीसरा कौन? वही जानना चाहता हूं, हुजूर। वह कभी आता नहीं, बस हर दिन आईने में दिखता है। और जो भी ग्राहक कुछ खरीदता है, उसका चेहरा मुस्कुराकर तीसरा आदमी देखता है, जैसे उसे मंजूरी दे रहा हो। बीरबल मुस्कराए। बाजार का आईना हो और रहस्य न झलके, मामला दिलचस्प है। अध्याय 1 आईने की दुकान। बीरबल व्यापारी के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे। दुकान कपड़ों की थी। रंग-बिरंगे रेशमी, सूती और मलमल के कपड़े चारों ओर लटक रहे थे। दीवार पर एक बड़ा सा बेल्जियम का आईना टंगा था, जिसमें पूरी दुकान और सामने खड़ा हर व्यक्ति साफ दिखता था। बीरबल ने दुकान के कोने में बैठकर निरीक्षण करना शुरू किया। 2 ग्राहक आए। बातचीत हुई। कपड़ा पसंद किया गया। और सचमुच आईने में 3 लोग दिखे। बीरबल ने कहा, क्या तीसरा व्यक्ति हमेशा एक ही तरह दिखता है? जी हाँ हुजूर, व्यापारी बोला। गौर से देखें तो उसकी टोपी थोड़ी तिरछी होती है और मूछें मुड़ी हुई। मैं तो कभी कभी उसे सलाम कर देता हूँ। बीरबल ने सिर खुजलाया। क्या कभी आपने आईना हटाकर देखा है कि पीछे कुछ है? हाँ, पीछे दीवार है, मगर मैंने कभी तोड़ा नहीं। बीरबल बोले, तो अब वक्त है इस दीवार के पीछे देखने का। अध्याय 2 दीवार के पार।
बीरबल ने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और दीवार पर धीरे धीरे हथौड़े चलवाए। कुछ ही देर में एक खोखली आवाज सुनाई दी। दीवार में एक हिस्सा खाली था। दीवार तोड़ी गई और उसमें एक संकरी सुरंगनुमा जगह निकली। लेकिन नहीं, यह कोई गुफा या तहखाना नहीं था। बीरबल की कहानियों में यह वर्जित है। वहां बस एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, एक दीपक और एक मानव के आकार का पुतला जो पूरी तरह कपड़ों से सजा हुआ था। बीरबल ने पुतले को बाहर निकाला। उसने उसी तिरछी टोपी और मुड़ी मूंछों वाला चेहरा था। पुतला सामने खड़ा किया गया और देखा गया। ठीक उसी कोण पर वह आईने में तीसरे आदमी की तरह ही दिखता था। अकबर की आंखें फैल गईं जब बीरबल ने दरबार में ये राज खोला। मगर ये पुतला यहाँ क्यों था? बादशाह ने पूछा। अध्याय 3 असली साजिश। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपना, ये दुकान असल में एक समय एक नाट्य कलाकार की थी। उसने ग्राहक को समझाने और उनके फैसले को दर्शक द्वारा स्वीकृति दिलवाने के लिए ये पुतला दीवार में फिट करवाया था। ग्राहक आईने में खुद को और इस तीसरे आदमी को देखते और ये भ्रम होता कि कोई और भी उनके साथ है जो उनके निर्णय को अनुमोदन दे रहा है। इससे बिक्री बढ़ती थी। व्यापारी चौंका। हुजूर, मतलब मैं पिछले कई सालों से एक पुतले की मंजूरी पर अपने व्यापार को सफल मान रहा था। बीरबल बोले, हाँ, और शायद सफलता का भ्रम ही असली सफलता बन जाता है। अकबर हंस पड़े। तो बीरबल, क्या इसे दरबार में रख लिया जाए ताकि जब कोई गलत फैसला करूं तो ये पुतला मुझे आईने से देखकर मुस्कुरा सके? बीरबल मुस्कराए। जहांपना, मैं ही काफी हूं आपकी गलतियां आईने में दिखाने के लिए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा।